एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर। मैं हूं रितेश और आप हैं मेरे साथ आज के इस सेशन में, जहां हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। और आज का जो टेस्ट है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज पे से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 36 to 51 आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेशन को स्टार्ट करने का। तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना और खुद को एनालाइज करना थ्रू क्विक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सीरीज। तो ये कोई लेक्चर नहीं है बल्कि एक क्विक रिवीजन है। ये क्विक रिवीजन होने वाला है। आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये डीपीएसपी का क्विक रिवीजन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले डीपीएसपी के बारे में कुछ जरूरी चीजें देख लेते हैं। तो पहला स्लाइड है कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को अक्सर जो है कंफ्यूजन हो जाता है। फंडामेंटल राइट समझ जाते हैं पर डीपीएसपी वो थोड़ा कंफ्यूजन में रह जाते हैं। तो पॉइंट वाइज देखते हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो पहला पॉइंट जो है कह रहा है कि फंडामेंटल राइट इज जस्टिसिएबल एंड इनफोर्सिएबल, whereas directive principles are not justiciable, they are non-justiciable and non-enforceable in any court of law। जिस तरह फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का अगर वायलेशन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैव लीगल सेक्शन, है ना। अगर वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 एंड 226 के थ्रू आप डायरेक्ट 32 के थ्रू आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के वायलेशन में आप कोर्ट नहीं जा सकते, बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव नो लीगल सैंक्शन। ठीक है। अगला है कि फंडामेंटल राइट्स के एम क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स के एम जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सेटअप करने का एम है। फंडामेंटल राइट्स एम्स एट एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, whereas डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम्स एट एस्टैब्लिशिंग सोशल। दोस्तों ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। जबकि एफआर जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के सेटअप में जो है एम करता है, टारगेट करता है, जबकि डीपीएसपी जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सेटअप करने में जो है हेल्प करता है। एक और चीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव नो लीगल सैंक्शन बट दे हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन। मोरल वैल्यू। और जो है कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल के वेलफेयर में हेल्प करता है, जबकि डीपीएसपी प्रमोट्स कम्युनिटी वेलफेयर। यहां इंडिविजुअल वेलफेयर की बात की जाती है फंडामेंटल राइट में, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कम्युनिटी के वेलफेयर की बात करता है, कम्युनिटी एज अ होल। और लास्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है कि ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इन्फोर्स करने के लिए लेजिस्लेटिव जो है सोर्स चाहिए होता है, तो रिक्वायर्स लेजिस्लेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। आगे देखेंगे कि लेजिस्लेटिव सोर्स क्यों चाहिए होता है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बट फंडामेंटल राइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड है। चलिए, एक और मन में जो है सवाल उठता है डीपीएसपी को लेकर के कि व्हाई दे आर नॉट जस्टिसिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। वो जस्टिसिएबल क्यों नहीं है, जस्ट लाइक एफआर के जैसे वो जस्टिसिएबल क्यों नहीं है। तो इसका जो आपके बुक में, लक्ष्मीकांत के बुक में जो दिया है वो है कि 20th सेंचुरी में इंडिया जब आजाद हुआ था तो उस समय भारत के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। मतलब कि भारत के पास इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए। किन्हें? डीपीएसपी को।
अच्छा, ऐसा क्या है डीपीएसपी में जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट जो है कह रहा है वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन कंट्री। तो आप जानते हैं कि 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में भारत जो था वो फाइनेंशियल रूप से थोड़ा सा वीक था और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी और बैकवर्डनेस की वजह से डीपीएसपी को जो है नॉट जस्टिसेबल का प्रोविजन दिया गया। ठीक है, चलिए अगला जो है ये आएगा सवाल कि अगर डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है तो गवर्नमेंट जो है हाउ गवर्नमेंट वुड इम्प्लीमेंट डीपीएसपी ऑन मोरल वैल्यू के दम पे डीपीएसपी को कैसे लागू किया जा सकता है अगर उसके पास लीगल सैंक्शन नहीं है। जिस चीज का लीगल सैंक्शन है वो तो लागू नहीं हो पाता है, तो फिर मोरल वैल्यू पे डीपीएसपी को कैसे लागू किया जा सकता है और गवर्नमेंट क्यों करेगी? इसका जवाब जो है ये है कि गवर्नमेंट विच रेस्ट ऑन पॉपुलर वोट और मेजोरिटी वोट would hardly ignore the principles while making policies। ये आपके पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत के बुक में दिया हुआ है, डीपीएसपी चैप्टर में। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट मेजोरिटी ऑफ वोट से चुनाव जीत रही है उस पे एक मोरल प्रेशर बनेगा कि डीपीएसपी को इग्नोर ना करें, क्योंकि वो कोई भी जब पॉलिसी बनाती है तो डीपीएसपी का ध्यान रख करके पॉलिसी बनाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यानी कि जब अगले चुनाव में गवर्नमेंट जाएगी, जब सरकार के लोग जाएंगे अपने पार्टी के लिए वोट मांगने, तो उन्हें पब्लिक को आंसर देना पड़ेगा। दे हैव टू आंसर द पब्लिक एंड पब्लिक इज सो स्मार्ट ब्रो। पब्लिक जो है वो बहुत स्मार्ट है, पब्लिक ढूंढती है, देखती है, वो जो है पब्लिक एनालाइज करती है कि सरकार ने उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या किया है। इसलिए जो है गवर्नमेंट वुड इम्प्लीमेंट डीपीएसपी ऑन मोरल वैल्यू विदाउट लीगल एक्शन सैंक्शन। अगला है कि अच्छा हमने ये देख लिया डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच डिफरेंस देख लिया और गवर्नमेंट उसे क्यों इंप्लीमेंट करेगी और उसे जो है नॉट इन्फोर्सेबल क्यों बनाया गया था वो देखा और क्यों इंप्लीमेंट करेगी ये भी देख लिया। अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं कि डीपीएसपी कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हुआ है। तो दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट इसमें जो है हमने सिर्फ 4 एग्जांपल मेंशन किया है। पहला एग्जांपल जो है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, जिसका नाम आप अक्सर सुनते होंगे। तो ये MGNREGA जो है इट गेट्स अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 39A। 39A क्या कहता है? राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ठीक है, तो ये आर्टिकल 39A में है। तो राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ये जो है इसके तहत आर्टिकल 39A के तहत MGNREGA मनरेगा को जो है इंप्लीमेंट किया गया था। तो यहाँ आप डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं। तो एग्जांपल ये हो गया 1 नंबर। दूसरा जो है कह रहा है कि आर्टिकल 40 जो कि कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। तो आप देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को और ज्यादा स्ट्रेंथ दिया जा रहा है, उसे इतना पावर दिया जा रहा है कि वो अपना जो है अपने मेंटेनेंस और अपने कोड ऑफ कंडक्ट और जो डेली बिजनेसेस है वो कर सके। बिजनेस मतलब व्यापार नहीं, बिजनेस मतलब वो जो है वो जिस तरीके से काम करती है वो इंस्टीट्यूशन, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और जो है सरकारें इस पे काम करती हैं। तो ये जो है डीपीएसपी का सेकेंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल आर्टिकल 48A। ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि आर्टिकल 48A जो है टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर क्या इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड टू ये 7 जो है एरर है।
सेफगार्ड टू फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, एग्जाम्पल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, ये सब जो है बहुत सारे एक्ट हैं जो कि आर्टिकल 48 के तहत लागू किए गए हैं। एंड जो है फोर्थ एग्जांपल है आर्टिकल 47, वो कहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, इसके तहत आयुष्मान भारत जो है ये एक पॉलिसी लाई गई थी सरकार के द्वारा, जो कि आर्टिकल 47 के तहत डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ढेरों एग्जांपल्स हैं, बट पॉसिबल नहीं था यहाँ मेंशन करना, तो हमने सिर्फ 4 एग्जांपल जो है मेंशन किया है। और एक और चीज आप ध्यान रखें कि आर्टिकल डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आर्टिकल 36 to 51 है। चलिए, और इसे लॉजिकली समझने के लिए हम देख लेते हैं जो केटी शाह, ये जो है ये बिहार से थे और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है जमकर अपना सहयोग दिया था। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइजरी कमेटी के सदस्य थे और इन्होंने कहा था कि डीपीएसपी इज ए चेक ऑन ए बैंक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ बैंक परमिट। तो इन्होंने जो है डीपीएसपी के बारे में कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा बैंक का वो चेक है जो पैसा तभी देगी जब बैंक का रिसोर्स परमिट करेगा। तो इसलिए जो है डीपीएसपी पे मोरल सैंक्शन है, जब स्टेट चाहे वो फ्री टू इम्पोज, फ्री टू टेक डिसीजन ऑन डीपीएसपी, लेजिस्लेटिव या कोई लीगल सैंक्शन नहीं है बल्कि मोरल सैंक्शन है। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास जब रिसोर्स होगा तभी वो जो है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करेगी। एंड कैसे वे ये जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स के बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं। इन्होंने कहा था कि डीपीएसपी इज अ मैनिफेस्टो ऑफ एम एंड एस्पिरेशन। ठीक है, मतलब ये जो है हमारा फिलॉसफी है, हमें गेन करना है, अभी हुआ नहीं है, हमें गेन करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव, हमें गेन करना है। कैसा स्टेट होना चाहिए? तो एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। किस तरीके का वेलफेयर स्टेट? तो वो जो है डीपीएसपी 36 to 51 बताता है। चलिए अब जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? 4 ऑप्शंस हैं, पढ़िए और सोचिए। ओके, तो पहला ऑप्शन जो है ये कह रहा है कि टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। क्वेश्चन जो है कह रहा है नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ही तो है कि वेलफेयर स्टेट, नॉट ए पुलिस स्टेट। वेलफेयर स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट ही ऑब्जेक्टिव्स माने जाते हैं डीपीएसपी के। तो ये ऑप्शन तो डीपीएसपी में दिया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये नहीं। सेकंड, टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, डीपीएसपी में यही तो है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन करना। तो ये ऑप्शन भी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। थर्ड में टू एस्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, एंड फोर्थ में टू एस्टेब्लिश अ सेक्युलर स्टेट। दोस्तों सेक्युलर स्टेट, भारत जो है एक सेक्युलर स्टेट है और भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है गलत है, क्योंकि डीपीएसपी में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है एंड सेक्युलर स्टेट की बात की गई है। अगर किसी की बात नहीं की गई है तो वो है रिलीजियस स्टेट। तो अगर आपने 3 चुना था तो आप सही थे। चलिए क्वेश्चन सेकंड, द आइडिया ऑफ इंडिया एज वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन, पढ़िए और सोचिए। ओके, तो फर्स्ट है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है फंडामेंटल ड्यूटीज, थर्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिए प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट की बात की गई है
और फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में तो वेलफेयर स्टेट की बात की ही जाती है। तो ऑप्शन 4, अगर आपने ऑप्शन 4 सेलेक्ट किया था तो आप सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द प्रीएम्बल गिव्स इंपॉर्टेंस टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट। इन द सेम वे डीपीएसपी जो है ये भी गाइड करता है सेंटर एंड स्टेट को फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। और एक वेलफेयर स्टेट तभी बनेगा जब उस स्टेट के पास प्रोविजन हो सोवरेन बनने का, सोशलिस्ट बनने का, सेक्युलर बनने का, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बनने का। और भारत जो है इनमें से सोवरेन भी है, सोशलिस्ट भी है, सेक्युलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है एंड रिपब्लिक भी है। और ये सारे जो है वेलफेयर स्टेट के साइंस हैं। ठीक है, चलिए Question 3. The Indian Constitution borrowed the DPSP from the constitution of which of the following countries? 4 ऑप्शन है, यूके, यूएसए, आयरलैंड एंड जापान। आप सोचिए। ओके, तो डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है, जो कि स्पेन से कॉपी किया हुआ है। तो अगर आपने आयरलैंड चुना था तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है कह रहे हैं पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। तो पंचायती राज जो है ऑब्वियसली सी में है, डीपीएसपी में है। आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो फंडामेंटल राइट नहीं होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन एक्ट नहीं होगा, डीपीएसपी होगा। तो अगर आपने सी ऑप्शन चुना था तो आप सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर डीपीएसपी आर्टिकल 40। According to this article, the state shall take step to organize village panchayat and endow them with such power. इतना सफिशिएंट पावर देना है और इतनी अथॉरिटी देनी है कि उसे अपने फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ फंक्शन करने में जो नेसेसरी अथॉरिटी एंड पावर्स होते हैं वो प्रोवाइड करना आर्टिकल 40 में लिखा है। चलिए 5. Which one of the following article of the directive principle of state policy deals with the promotion of international peace and security? 4 ऑप्शन है, देखिए और बनाइए। चलिए, तो आर्टिकल 51 जो है ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। तो ए ऑप्शन जो है ये सही है, आपने ये चुना था तो आप सही थे। चलिए यहाँ एक्सप्लेनेशन है। आर्टिकल 51 जो है द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर ऑफ एज, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन कंडीशन। ये जो है आर्टिकल 41 में है। आर्टिकल 43 ए जो है ये कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड आर्टिकल 48 ए जो है ये कहता है कि प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। चलिए डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल प्रोविजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7। Which of the following is not included in the directive principle of state policy? 4 ऑप्शंस हैं और इनमें कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है? सोचिए। ओके, तो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, क्या ये इंक्लूड है? ये इंक्लूड है, बट क्वेश्चन है नॉट। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन है रॉन्ग है। प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या ये डीपीएसपी में है? नहीं। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है और डीपीएसपी जो है वो 36 to 51 में आता है और ये जो है एफआर में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है। फ्री लीगल एड डीपीएसपी में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, अगर कोई नहीं है तो ये बी
प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 में आता है, वो डीपीएसपी में नहीं आता और क्वेश्चन है नॉट इंक्लूडेड, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन 8, हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट। 4 ऑप्शन है और सोचिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट से अलग है। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है फॉर्मर इज, फॉर्मर कौन, डीपीएसपी। तो डीपी यहाँ फॉर्मर का मतलब जो पहले बात की गई और सेंटेंस में पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की गई, तो डीपीएसपी इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर में कौन है, फंडामेंटल राइट, तो यहाँ फंडामेंटल राइट इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट, नहीं। डीपीएसपी भी स्टेट, डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी और एफआर इन दोनों में जो स्टेट का डिफिनेशन है वो सेम है, तो ये जो है ये नहीं होगा। फॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लेटर इज नॉट, यानी कि डीपीएसपी इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जबकि एफआर इज नॉट, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इनफोर्सेबल, ये यहां तक तो सही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो इनफोर्सेबल नहीं है। वेयर एज फंडामेंटल राइट कैन बी इन्फोर्स्ड, यस फंडामेंटल राइट कैन बी इन्फोर्स्ड, तो सी सेक्शन जो है, सी ऑप्शन सही है। अगर आपने सी चुना था तो आपका ये आंसर जो है सही था। सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन कह रहा है डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी इज डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट एज डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसेबल एंड इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, but fundamental rights are enforceable, they are justiciable under article 32 Supreme Court and article 226 High Court of Indian Constitution, और आर्टिकल 32 एंड 226 जो है ये आपका रीड्स में आता है। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उसके रीस्टोरेशन के लिए आप रीट पिटीशन दायर कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में। चलिए क्वेश्चन 9, द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन द डीपीएसपी अबाउट, 4 ऑप्शन है, पढ़िए और सोचिए। ओके, तो कह रहा है कि डीपीएसपी की बात जब होती है तो उसमें इन दिए गए 4 ऑप्शन में सिर्फ 3 ही दिया है, तो लिविंग वेजेस पर वर्कर दिया है, फ्री लीगल एड टू द पुअर की बात की गई है डीपीएसपी में, एंड प्राइमरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, 6 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना जो है ये डीपीएसपी में इसकी बात की गई है आर्टिकल 45 में। एडल्ट एजुकेशन की बात नहीं की गई है डीपीएसपी में, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन मैटर ऑफ एडल्ट एजुकेशन इन डीपीएसपी, तो ऑप्शन ए जो है सही है। अगर आपने ऑप्शन ए चुना था तो आप सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि प्रोविजन फॉर एडल्ट एजुकेशन इज नॉट मेंशन्ड इन डीपीएसपी, व्हाइल लिविंग वेजेस फॉर वर्कर जो है आर्टिकल 43, फ्री लीगल एड टू द पुअर आर्टिकल 39 है, एंड प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 45, तो एडल्ट एजुकेशन जो है ये डीपीएसपी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज द वायलेशन ऑफ, 3 ऑप्शन है, पढ़िए और सोचिए। ओके, तो कह रहा है कि किसी एक आदमी के पास अगर वेल्थ बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत अमीर हो जाए, तो ये क्या किसी के राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है? नहीं। क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वायलेशन है? बिल्कुल, क्योंकि स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक इक्वलिटी,
इकोनॉमिक इक्वलिटी होना चाहिए, ठीक है। और डीपीएसपी इनफोर्सिएबल नहीं है, नॉट इनफोर्सिएबल, ठीक है। ये जो है स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो वो ध्यान में रखेगा कि डीपीएसपी का हनन ना हो, बट अगर हो रहा है तो वो इनफोर्सिएबल नहीं है कि हाँ क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये मोरल सैंक्शन है कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाए तो वो पॉलिसी इकोनॉमिक इक्वलिटी लाए, ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है ये राइट इक्वलिटी का वायलेशन नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वायलेशन है, ये राइट टू फ्रीडम का वायलेशन भी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन 2 अगर आपने चुना था तो आप सही थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है कि आर्टिकल 39C कहता है कि ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम शुड नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट। इतना किसी के पास पैसा ना हो जाए कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आए। तो स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बना रही है तो वो इस बात का ध्यान रखे कि स्टेट में इकोनॉमिक इक्वलिटी आए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हेंस द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इनफ्रिंजेस डीपीएसपी। तो वेल्थ का कंसंट्रेशन डीपीएसपी का वायलेशन है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट टेस्ट जो है बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी जो है मेहनत लगता है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक जो है हमारे साथ जरूर शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ, हम वापस आएंगे, फिर आएंगे। वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।